नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय गजराज, रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मैराथन कला एम सर, दोनों ही अपनी ब्रांच हैं। रौनक विद्यालय परिवार की 2 ब्रांच, 3 ब्रांच हैं। एक ITI संचालित है। उस विद्यालय परिवार के आप YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप से जुड़े हुए हैं और आप मेरे साथ जुड़कर कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। छठे पार्ट का पहला भाग कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं छठे पार्ट का दूसरा भाग। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो जो पहला भाग था उसमें हमने पढ़े थे किरचॉफ के 2 नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। उसके बाद में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन सेतु, और अब हम पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु के हमने संतुलन अवस्था का अध्ययन कर लिया था। अब हम व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड पढ़ते हैं। लिखिएगा अगली हेडिंग है, किरचॉफ के नियम की सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था प्राप्त करना, संतुलन अवस्था प्राप्त करना। जो पिछला वीडियो था उसका लास्ट भाग में हमने व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था प्राप्त की थी। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की थी P/Q = R/S। उसे संतुलन अवस्था कहते हैं। वही संतुलन अवस्था प्राप्त करनी है, लेकिन इस बार हमें किसका उपयोग करना है? किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए वही संतुलन अवस्था P/Q = R/S प्राप्त करनी है। तो उसके लिए हमें डायग्राम बनाना होगा। तो हेडिंग नोट की होगी आपने, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था प्राप्त करना। तो देखिए कैसे करते हैं उसके। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु है जिसमें 4 प्रतिरोध चतुर्भुजीय व्यवस्था के रूप में जुड़े होते हैं। P, Q, R और S। ये प्रतिरोध P, ये Q, ये R और ये S। ये सिरा A, ये सिरा C। इसकी बनावट हमने पढ़ा था। A और C के मध्य एक बैटरी और एक कुंजी जोड़ देते हैं, और सिरे B और D के मध्य एक गैल्वेनोमीटर और एक अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। हमने माना विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I है। बिंदु A से AB में प्रवाहित धारा I1 है और AD में प्रवाहित धारा I2। बिंदु B से IG धारा गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होती है, तो इधर आ गई I1 माइनस IG, यहाँ आ जाएगी I2 प्लस IG, क्योंकि यहाँ IG आएगी इस वजह से और इस शाखा से आएगी I2, और यहाँ जाकर के वापस I1 और I2 मिल जाएंगे और ये धारा बन जाएगी I। तो इस प्रकार ये सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था। तो केवीएल की सहायता से हमें वही संतुलन अवस्था प्राप्त करनी है। तो केवीएल लगाने के लिए हमें बंद लूप पता करने होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2 बंद लूप हैं। दोनों के लिए हम केवीएल लगाएंगे। तो पहले लिखिएगा बंद लूप। पहला लूप है ABDA, बंद लूप है ABDA। बंद लूप ABDA के लिए, ABDA के लिए केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल का नियम याद होगा, धारा की दिशा में बढ़ने पर प्रतिरोध पर विभवांतर पॉजिटिव, धारा के विपरीत दिशा में बढ़ने पर प्रतिरोध पर विभवांतर नेगेटिव लिया जाता है। तो देखिएगा, बिंदु A से शुरू किया, बिंदु B पर गया, तो बीच में एक मुझे प्रतिरोध P मिला, और इस सिरे पर इस पर विभवांतर I × R होता है। I का मान I1 है, प्रतिरोध का मान P है, और धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इस पर जो विभवांतर आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये आएगा I1 P। आगे बढ़ेंगे, बिंदु B पर पहुंचेंगे, B से इधर D की ओर आएंगे, क्योंकि लूप का नाम है A से B, B से D। तो जब B से D आएंगे तो बीच में हमें क्या मिलेगा? एक धारा वहां पे मिलेगा जिसका प्रतिरोध कितना है? कैपिटल G है। जिसका प्रतिरोध होगा उसके सिरे पर क्या आएगा? विभवांतर भी आएगा। तो इसलिए धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं, धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इसका जो विभवांतर होगा वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका विभवांतर धारा इंटू प्रतिरोध
है G और धारा है IG, तो IP इंटू I1P प्लस IG इंटू G। कुंजी का कोई प्रतिरोध होता नहीं है। बिंदु D पर पहुंच गए, D से वापस कहां जाना है, A पर जाना है, तो D से A पर जाएंगे। तो इस बार धारा के विपरीत दिशा में, धारा तो बह रही है A से D की ओर और हम बढ़ रहे हैं D से A की ओर। धारा के विपरीत दिशा में जाने पर प्रतिरोध पर विभवांतर को नेगेटिव का लिखा जाता है और विभवांतर होता है प्रतिरोध इंटू धारा। प्रतिरोध है R, धारा है I2, तो ये हो गया I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। एक बार फिर बंद लूप A B D A के लिए हमने KVL लगाना सीखा है। धारा की दिशा में प्रतिरोध पर विभवांतर, पॉजिटिव धारा की विपरीत दिशा में विभवांतर जो आएगा प्रतिरोध पर वो नेगेटिव लिखा जाता है। पुनः एक बार फिर दूसरा बंद लूप लेते हैं। बंद लूप BCDB, BCDB के लिए, BCDB के लिए बात करूं तो B से C, C से D, D से वापस B। तो जब B से C जाऊंगा तो प्रतिरोध मिलेगा, धारा मिलेगी, तो विभवांतर भी आएगा। और B से C पर जा रहे हैं तो धारा की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो धारा की दिशा में विभवांतर जो आता है वो पॉजिटिव आता है। तो धारा इस स्थिति में है I1 माइनस G और इस स्थिति में प्रतिरोध का मान कितना है Q, तो I1 माइनस G इंटू Q। D से C आ गया, C से D आऊंगा, तो इस बार धारा तो है D से C और मुझे आता है C से D, मतलब धारा के विपरीत दिशा में। और धारा के विपरीत दिशा में प्रतिरोध पर जो विभवांतर होता है वो नेगेटिव का लिखा जाता है, धारा इंटू विभवांतर। धारा है I2 प्लस IG, प्रतिरोध कितना है S। C से D आ गया, अब D से B और वापस D से B जा रहा हूं तो धारा के विपरीत दिशा में कुंजी का कोई प्रतिरोध नहीं होता है, लेकिन आगे क्या है, धारा मापी है और इसके विपरीत दिशा में जा रहा हूं, विपरीत दिशा में जा रहा हूं तो प्रतिरोध पर विभवांतर नेगेटिव आएगा। तो माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 के लिए KVL लगा दिया, एक बार बंद लूप के लिए, और दूसरी बार BCDB बंद लूप के लिए मैंने KVL लगा दिया और 2 समीकरण प्राप्त कर लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब बात करते हैं संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था तब है, संतुलन की अवस्था इसका मतलब जब कब है, जब बिंदु B और D का विभवांतर आपस में क्या हो, बराबर हो, तो VB इज इक्वल टू VD। इस बिंदु पर विभवांतर और इस बिंदु पर विभवांतर, और जब दोनों विभवांतर बराबर होते हैं तो मैं जानता हूं कि BD धारा में, BD जो शाखा है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात IG का मान कितना हो गया, 0 हो गया। और ये IG का मान मैं 0 समीकरण 1 व 2 में लिखता हूं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में भी IG का मान 0 लिख दूंगा, समीकरण 2 में भी IG का मान 0 लिख दूंगा। तो यहां आ जाएगा I1 इंटू P, IG 0 है तो पूरा 0 बन जाएगा, माइनस I2R इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया I1P इज इक्वल टू I2R। यहां से मान आ गया I1 अपॉन I2 का R अपॉन P, समीकरण नंबर 3। ये तो आया समीकरण 1 से। यदि मैं बात करूं समीकरण 2 की, तो समीकरण 2 में भी IG का मान 0 लिखूंगा, तो I1 माइनस 0 I1 इंटू Q, तो ये बन गया I1 इंटू Q। I2 प्लस 0 I2 इंटू S, तो माइनस I2 S माइनस IG इंटू 0, 0 इंटू G पूरा 0 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया I1Q माइनस I2S। इससे हमारे पास में आ गया I1Q इज इक्वल टू I2S। यहां से मान ज्ञात कर लिया I1 अपॉन I2 का S अपॉन Q, समीकरण नंबर 4। पुनः समीकरण 3 और 4 की तुलना करूंगा तो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, यदि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो समीकरण 3 व 4 से आगे लिखेगा, समीकरण 3 व 4 से, अतः समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन
Q, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था है। दोनों ही स्थिति में हमें ये ज्ञात करना था। पहली बार हमें विभव को बराबर करके ज्ञात करना था और इस बार हमें किरचॉफ के नियम का पालन करते, किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए हमें यहाँ पर इसको सिद्ध करना था। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया है, इसको नोट कीजिएगा और उसके बाद में आगे अगली हेडिंग लिखिएगा। उसके बाद में लिखिएगा अगली हेडिंग जिसका नाम है मीटर सेतु। अगली हेडिंग लिखिएगा जिसका नाम है मीटर सेतु। लिखिएगा मीटर सेतु। मीटर सेतु। तो देखिए मीटर सेतु क्या होता है, लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके। जिसकी सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके। जिसकी सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके मीटर सेतु कहलाता है। मीटर सेतु कहलाता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मीटर सेतु की जो परिभाषा है उसमें हमने देखा कि इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये वही उसी काम आता है जिस काम हमारे कौन आता था, व्हीटस्टोन सेतु आता था। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से भी हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते थे और यहाँ पर इसकी सहायता से भी हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। और परीक्षा में सवाल पूछते हैं कि सिद्धांत पर काम करता है, तो यह है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिखिएगा अगली हेडिंग मीटर सेतु की बनावट। मीटर सेतु की बनावट। मीटर सेतु की बनावट कि मीटर सेतु जो है दिखने में कैसा होता है। तो देखिएगा इसकी बनावट में डायग्राम ड्रॉ करता हूं, इसका दिखने में कैसा होता है। इसको समझा देता हूं शब्दों में, अपने आप देखने की कोशिश कीजिएगा। बड़ी आसान से बनावट है इसकी। देखिए इसमें ऐसी पट्टियां होती हैं। ये इसकी बनावट ऐसी होती है। यह है इसकी बनावट। यह है इसकी बनावट। देखिए बनावट में क्या है कि मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार होता है। 1 मीटर लंबा तार होता है जो ए व सी के मध्य बंधा होता है। ये 1 मीटर लंबा तार है। ए और सी के बीच में जो बंधा हुआ है ये क्या है, 1 मीटर लंबा तार है। और ये जो तार है ये मिश्र धातु मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार होता है जो मिश्र धातु मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ठीक है, ये इसमें 2 एल आकार की पत्तियां होती हैं। ये एक पत्ती एल और ये इसकी दूसरे आकार की पत्ती एल। ठीक है, दोनों पत्तियों के मध्य एक सीधी आई आकार की पत्ती जुड़ी हुई होती है। यह है इसके आई आकार की सीधी पत्ती। इन दोनों के मध्य ये एक प्रतिरोध बॉक्स होता है। आरबी क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स। अब प्रतिरोध बॉक्स
यहाँ पर हमने मान ली इस प्रतिरोध बॉक्स में से हमने एक प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जिसका मान कितना है R है। प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें से हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रतिरोध ज्ञात का मान बना सकते हैं। इसका मान 1 ओम 2 ओम 3 ओम कितना होगा वो हम हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। इनके मध्य एक अज्ञात प्रतिरोध S जुड़ा हुआ होता है जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। R और S के मध्य एक धारामापी और एक विसर्पी कुंजी J जुड़ी होती है। 1 मीटर लंबे तार के सहारे पर 1 मीटर लंबी स्केल जुड़ी होती है। 1 मीटर लंबी स्केल जुड़ी हुई होती है। यह है मीटर सेतु की बनावट कि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। तार के दोनों सिरों पर 2 L आकार की पट्टियां जुड़ी हुई होती हैं। उन दोनों पट्टियों के मध्य एक सीधी I आकार की पट्टी जुड़ी होती है। I आकार और L आकार की पट्टियों के दोनों सिरों पर एक सिरे पर प्रतिरोध बॉक्स जिसका मान हमें एक ज्ञात प्रतिरोध भी कह सकते हैं। प्रतिरोध बॉक्स का दूसरा नाम क्या है? ज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान हमें ज्ञात है। ज्ञात प्रतिरोध जुड़ा होता है। दूसरे सिरे पर एक अज्ञात प्रतिरोध S से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ इस पट्टी I पर मध्य में एक धारामापी जुड़ा होता है और धारामापी का दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जोकी, विसर्पी कुंजी या जोकी J से जुड़ा हुआ होता है। और इस 1 मीटर लंबे तार के सहारे एक मीटर स्केल भी लगी हुई होती है।